हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय जो कि है वनस्पति जगत। ओके, हमने इसका 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 9th पार्ट यानी कि भाग 9। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा वो वनस्पति जगत का कौन सा टॉपिक उसमें कवर होगा। तो आज हम बेसिकली लीवरवर्ट्स कवर करेंगे। एनसीईआरटी का टॉपिक है, ठीक है। लीवरवर्ट्स का परिचय देखेंगे, शरीर की संरचना देखेंगे, उसके बाद उसके जनन देखेंगे, फिर स्पोरोफाइट की अवस्था के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम उदाहरण और जीवन चक्र समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है लीवरवर्ट्स का परिचय, इंट्रोडक्शन टू लीवरवर्ट्स। समान परिचय की बात करें तो लीवरवर्ट्स ब्रायोफाइट के अंतर्गत आने वाला प्रमुख समूह है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये प्रायः नमी व छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सामान्य आवास नदियों के किनारे, दलदली स्थान, गीली मिट्टी और पेड़ों की छालें, ठीक है, ये इनका सामान्य आवास है। इनकी पादप काया यानी थैलस अत्यंत सरल, समतल और चपटी यानी डोर्सोवेंट्रल होती है। लीवरवर्ट्स थैलस रूपी या पत्तीदार लीफी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने ब्रायोफाइट से पढ़ा रही थी मैं, तभी मैं आपको बताई थी कि ये या तो बिल्कुल समतल होती है, ठीक है, लीफी भी हो सकती है। ओके, ऐसा कुछ मैंने बताया भी था, ठीक है। तो फिर आपने ये समान परिचय देखा, तो इससे आप यह समझ सकते हैं कि जो लीवरवर्ट्स है ब्रायोफाइट्स के सबसे प्रमुख और आदिम समूहों में से एक है। ये जो होते हैं सामान्यतः अत्यधिक नमी और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपने समझा। जैसे कि हो गया नदियों के किनारे, दलदली भूमि या फिर गीली मिट्टी तथा पेड़ों की छालों पर, ठीक है। इनका जो पौधिकाय अत्यंत सरल होता है, समतल होता है तथा चपटा होता है, जिसे कि हम थैलोइड कहते हैं। कुछ लीवरवर्ट्स जो होते हैं वो पत्तीदार यानी लीफी रूप में भी पाए जाते हैं। इनका जीवन मुख्यतः स्थलीय होता है, किंतु नमी की उपस्थिति इनके अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे, हाँ, उदाहरण और वितरण की बात करें तो प्रमुख उदाहरण में आता है मार्केंशिया, रिशिया, पेलिया, पोरेला। मार्केंशिया भारत में नम एवं छायादार जंगलों में सामान्यतः पाई जाती है। रिशिया दलदली भूमि में और पोरेला वृक्षों की छालों पर पाई जाती है। अधिकांश लीवरवर्ट्स स्थलीय है यानी टेरेस्ट्रियल है, परंतु अत्यधिक नमी आवश्यक होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम उदाहरण में समझ रहे हैं। लीवरवर्ट्स के प्रमुख उदाहरणों में आ जाता है यहाँ पे जो लिखा है मार्केंशिया, रिशिया, पीलिया, पोरेला, ठीक है। ओके, सो मर्केंशिया जो होता है ना वो भारत में नम और छायादार वनों में समान रूप से पाया जाता है, जबकि रिशिया की बात करें तो दलदली स्थानों में तथा पोरेला जो होता है वृक्षों की छालों पर। ओके, ये जो पौधे होते हैं वो विश्व भर में समशीतोष्ण, ओके, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है शरीर की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ लिवरवर्ट प्लांट बॉडी। सबसे पहला आता है थैलस स्ट्रक्चर। थैलस समतल, हरा और पृष्ठधर होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है। यह सामान्यतः अधस्तर यानी सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है। नीचे की ओर राइजोइड्स पाए जाते हैं जो आधार से जुड़ाव प्रदान करते हैं। कुछ पत्तीदार रूपों में छोटी पत्ती जैसी संरचनाएं दो कतारों में तने कर पाई जाती है। मार्केंशिया का थैलस केंद्र में मध्य रेखा यानी मिडरिप दिखाता है। यहाँ पे आप समझिए, जब हम थैलस की बात करें, लीवरवर्ट्स का थैलस समतल, हरा और डॉर्सीवेंट्रल होता है, जो कि ये सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है। तो थैलस के जो निचले भाग का जैसे सूक्ष्म धागे जैसे राइजोइड्स निकलते हैं, ठीक है, जो कि पौधों को क्या करता है, आधार से जोड़ने के साथ साथ जल अवशोषण में सहायता करते हैं। कुछ पत्तीदार रूपों की छोटी छोटी पत्तियां दो कतारों में तने के दोनों ओर व्यवस्थित रहती हैं, ठीक है। जैसे आप स्टेम देखते हैं, ठीक है, तना देखते हैं, तो उसके दोनों ओर क्या होता है, पत्तीदार टाइप के, ठीक है, पत्तियां जैसे
व्यवस्थित रहते हैं। तो मर्केंशिया के थैलस में बीच में स्पष्ट मध्य रेखा यानी मिडरिप दिखाई देती है, जो इसे अन्य शैवालों से भिन्न बनाती है। ठीक है, आगे आता है आंतरिक संरचना की बात करें, आंतरिक विभेदन की बात करें, इंटरनल डिफरेंशिएशन की बात करें तो ऊपरी भाग में प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र होता है यानी फोटोसिंथेटिक जोन होता है। निचला भाग भंडारण क्षेत्र यानी स्टोरेज रीजन होता है। थैलस के ऊपर छिद्र यानी एयर पोर्स होते हैं जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। निचली सतह पर राइजोइट्स और स्केल्स पाए जाते हैं जो नमी बनाए रखते हैं। ठीक है, तो जब हम इंटरनल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो थैलस का जो ऊपरी भाग होता है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करने वाला होता है, जहाँ की क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण भोजन का निर्माण होता है। निचला भाग की बात करें तो भंडारण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जहाँ खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। थैलस की ऊपरी सतह पर सूक्ष्म छिद्र भी होते हैं, एयर पोर्स जिसे बोलते हैं, जिनके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। फिर हम निचली सतह पर आए तो निचली सतह पर राइजोइट्स और स्केल्स उपस्थित रहते हैं जो कि नमी बनाए रखने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। चलिए आगे आते हैं, जनन रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें दो प्रमुख विधियां होती है, विखंडन यानी फ्रैगमेंटेशन और गेमा द्वारा जनन यानी गेमा फॉर्मेशन। विखंडन की बात करें तो थैलस के टूटे भाग से नया पौधा बन जाता है, पहले भी आपने ये पढ़ा होगा, मैंने बताया है। गेमा की बात करें तो छोटे हरे बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिकाएं होती हैं, ये गेमा कप नामक विशेष संरचनाओं में स्थित होती हैं। वर्षा के जल से अलग होकर भूमि पर गिरती हैं और नया थैलस विकसित करती हैं। यह जो विधि है वो त्वरित और प्रभावी अलैंगिक जनन का रूप है। ठीक है, बहुत मतलब ये फास्ट होता है। ठीक है, जैसे गिरा तो उससे एक नया थैलस बन गया। हम समझ सकते हैं जो लिवरवर्ट्स होता है उनमें अलैंगिक जनन जो होता है मुख्यतः दो विधियों से होता है, जो कि मैंने बताया, विखंडन यानी फ्रैगमेंटेशन और गेमा द्वारा जनन, गेमा फॉर्मेशन के वजह से। तो विखंडन में थैलस का कोई भाग टूटकर पृथक हो जाता है। ठीक है, और अनुकूल परिस्थितियों में नया पौधा विकसित कर लेता है। मर्केंशिया में गेमा कप नामक विशेष संरचनाएं थैलस की ऊपरी सतह पर पाई जाती है, जिनमें कि छोटे हरी बहुकोशिकीय गेमा उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो वर्षा का जल क्या करता है, इन गेमा को बाहर निकाल देता है, भूमि पर गिरने पर ये अंकुरित होकर नया थैलस बनाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है बहुत ही त्वरित होती है और प्रभावी अलैंगिक जनन की बहुत प्रभावी विधि है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है लैंगिक जनन। देखिए मैं बेसिकली यहाँ पे बता सकती हूँ लैंगिक। देखिए लिवरवर्ट्स जो होता है ना वो लैंगिक जनन नर और मादा युग्मकों के संलयन से होता है। नर लैंगिक अंग को एंथेरिडियम और मादा लैंगिक अंग को आर्किगोनियम कहते हैं। ये दोनों जो होते हैं ना या तो एक ही थैलस पर पाए जाते हैं यानी उसे हम मोनोसियस बोलते हैं, या फिर अलग अलग थैलस पर डायोसियस। तो नर अंग में क्या होता है, चलायमान शुक्राणु और मादा अंग में एक अचल अंडाणु बनता है। तो जल की उपस्थिति में शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचकर निषेचन करता है जिससे कि जाइगोट बनता है और यही जाइगोट आगे चलकर स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। वही यहाँ पर लिखा भी है, पहला आप देख सकते हैं, पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। लिवरवर्ट्स में पृथक नर और मादा लैंगिक अंग बनाते हैं। नर लैंगिक अंग एंथेरिडियम और मादा लैंगिक अंग आर्किगोनियम, ठीक है, कहलाता है। या तो एक ही थैलस पर होते हैं मोनोसियस बोलेंगे, अलग अलग थैलस पर है तो डायोसियस बोलेंगे। नर अंग में कशाभिक युक्त शुक्राणु होता है और मादा अंग में एक अंडाणु बनता है। जल की उपस्थिति में क्या होता है कि निषेचन होता है जिससे जाइगोट बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्पोरोफाइट की अवस्था यानी स्पोरोफिटिक स्टेज। स्पोरोफाइट की संरचना की बात करें तो युग्मनज के विकसित होने पर स्पोरोफाइट बनता है। यह 3 भागों में विभाजित होता है, फुट, शीटा एंड कैप्सूल। फुट जो होता है मादा थैलस में धंसा हुआ भाग जो पोषण ग्रहण करता है। शीटा की बात करें तो लंबा डंठल जैसा भाग जो कैप्सूल का सहारा देता है, और कैप्सूल शीर्ष भाग जहाँ बीजाणु बनते हैं। स्पोरोफाइट पूर्णतः पराश्रय यानी डिपेंडेंट होता है, स्वयं भोजन नहीं बनाता है। ओके, तो आप स्पोरोफाइट की संरचना से यहाँ पर ये समझ सकते हैं जैसे कि जो जाइगोट होता है, तो जाइगोट के विकास से उत्पन्न जो स्पोरोफाइट 3 प्रमुख भागों में विभाजित हो जाता है, फुट, शीटा, कैप्सूल। तो
जो फूट होता है वो मादा थैलस में धंसा हुआ रहता है और वहीं से पोषण प्राप्त करता है। और जो सीटा होता है, ठीक है, वो लंबी डंठल जैसी संरचना होती है जो कि कैप्सूल को ऊपर उठाए रखती है। कैप्सूल शीर्ष पर स्थित होता है और यही बीजाणुओं के निर्माण का स्थान होता है। स्पोरोफाइट जो होती है पूर्णतः डिपेंडेंट होती है तथा अपना भोजन, ठीक है, गमीटोफाइट से प्राप्त करता है। ओके, आगे देख सकते हैं। देखिए आगे दिया हुआ है बीजाणु निर्माण और अंकुरण, स्पोर फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन के बारे में। देखिए आप समझ सकते हैं। देखिए कैप्सूल के भीतर की कोशिकाएं मियोसिस द्वारा हैप्लॉइड बीजाणु उत्पन्न करती है, ठीक है। जब कैप्सूल परिपक्व होकर फटती है तो ये बीजाणु बाहर निकलकर अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि प्रत्येक बीजाणु से एक नया गमीटोफाइट विकसित होता है जो कि आगे चलकर फिर से क्या करता है, लैंगिक अंग बनाता है। तो इस प्रकार लीवरवर्ट्स में जीवन चक्र जो होता है वो पीढ़ी परिवर्तन यानी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के सिद्धांत पर आधारित होता है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ भी है। कैप्सूल की कोशिकाओं में मियोसिस द्वारा हैप्लॉइड बीजाणु बनते हैं, फिर जब कैप्सूल फटती है तो बीजाणु बाहर गिरते हैं और अंकुरित होकर नया गमीटोफाइट बनाते हैं। यह नया पौधा पुनः लैंगिक अंग बनाता है। इस प्रकार जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल पूर्ण होता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से इसमें होता है। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण और जीवन चक्र, एग्जाम्पल्स एंड लाइफ साइकिल समरी देखेंगे। यहाँ पर प्रमुख उदाहरण की बात करें तो मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा थैलस रूपी लीवरवर्ट है जिसमें कि गेवा कप स्पष्ट दिखते हैं। रिशिया फ्लूटेंस जल में तैरने वाला रूप है। पीलिया एपिफाइला नम मिट्टी पर पाई जाने वाली प्रजाति है। तो यहाँ पर देखिए जब हम उदाहरण की बात कर रहे हैं तो लीवरवर्ट्स के प्रमुख उदाहरणों में आता है मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा, रिशिया फ्लूटेंस और पीलिया एपिफाइला जो कि मैंने यहाँ लिखा है। तो मार्केंशिया में क्या होता है, थैलस रूपी संरचना होती है जिसमें गेमा कप स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। रिशिया फ्लूटेंस में जल में तैरने वाली प्रजाति है जबकि पीलिया नम मिट्टी पर पाई जाती है। तो इन सभी में जीवन चक्र का प्रधान चरण गमीटोफाइट होता है जबकि स्पोरोफाइट पर उस पर, ठीक है, स्पोरोफाइट जो होता है वो उस पर पराश्रय अवस्था में विकसित होता है। ओके, डिपेंडेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जीवन चक्र भी दिया हुआ है। प्रधान अवस्था सभी में होता है गमीटोफाइट और पराशयी अवस्था, ठीक है, यानी डिपेंडेंट ऑन गमीटोफाइट स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट जो होता है ना वो डिपेंडेंट होता है गमीटोफाइट पर। जीवन चक्र की बात करें तो पीढ़ी परिवर्तन होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, इसमें गमीटोफाइट भी होता है, स्पोरोफाइट भी होता है। ओके, अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार के जनन से पौधों की निरंतरता बनी रहती है। चलिए आगे ये आप पिक्चर देख सकते हैं, एनसीईआरटी का पिक्चर है, ठीक है। लीवरवर्ट से मार्केंशिया का पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं स्त्री धानीधर दिया हुआ है। में आप मादा थैलस की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें गेमा कप भी दिखाया है, मुलाब भी दिखाया है। ओके, फिर वहीं हम नर थैलस की बात करें तो पुंधानीधर, गेमा कप और मुलाब दिखाया है। ओके, चलिए तो आप पिक्चर देख सकते हैं। पिक्चर से भी आ सकता है कि ये किस चीज़ का पिक्चर है, तो आपको पिक्चर ध्यान में रखना है, स्पेशली एनसीईआरटी का पिक्चर। निष्कर्ष सारांश में बात करें तो लीवरवर्ट्स नम व छायादार क्षेत्रों में पाए जाने वाला आदिम स्थल पौधे हैं। पौधे का शरीर थैलस रूपी सेलुलोज भित्ति वाला और सरल संरचना वाला होता है। जनन दो प्रकार का, अलैंगिक विखंडन गेमा द्वारा, ठीक है, और लैंगिक युग्मन द्वारा। स्पोरोफाइट पराश्रयी होता है जिसमें पाद, देह और कैप्सूल होते हैं। प्रमुख उदाहरण की बात करें तो मार्केंशिया और रिशिया है। ये पर्यावरण में नमी संतुलन बनाए रखने और मृदा निर्माण में योगदान देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हैं, जस्ट हम समरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। समरी में यानी लीवरवर्ट्स जो है ना वो आदिम स्थलीय पौधे हैं जो कि नम छायादार वातावरण में पनपते हैं। इनका शरीर जो होता है थैलस रूपी और सरल होता है, ठीक है, जिसमें जड़, तना, पत्तियां स्पष्ट रूप से नहीं पाई जाती हैं। इनमें जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक, लैंगिक, ठीक है। अलैंगिक में हो जाता है विखंडन और गेमा द्वारा, ठीक है। और लैंगिक की बात करें तो निषेचन द्वारा होता है।
स्पोरोफाइट जो होता है ना वो गमीटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है और बीजाणु निर्माण के माध्यम से नई पीढ़ी की शुरुआत करता है। मार्केंशिया और रिशिया इसके बहुत ही प्रमुख उदाहरण है। ये जो पौधे हैं ना केवल मृदा निर्माण में सहायक हैं बल्कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, ठीक है, तो फिर संक्षेपण में आता है आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा लिवरवर्ट का परिचय, फिर हमने लिवरवर्ट्स के शरीर की संरचना देखी, फिर लिवरवर्ट्स में किस प्रकार का जनन होता है वो हमने समझा, और फिर स्पोरोफाइट की अवस्था देखी, और उसके बाद हमने लिवरवर्ट्स के उदाहरण और जीवन चक्र समझा। ठीक है, उदाहरण में बेसिकली प्रमुख उदाहरण की बात करें तो मार्केंशिया और रिशिया होता है। ओके, चलिए ठीक है, तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।